अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त आप लाइव टिकटॉक रोशन टीवी देख रहे हैं। हम आज का अहम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जब अभी मैंने कैमरा खोला है तो नाजरीन आ चुके हैं। मेरे साथ हैं इरफान खान साहब, उनके पास चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में 2-3 दिन से खबरें ऐसी चल रही हैं, कोई इंटरव्यू आ रही हैं, लेकिन आज की खबर को लेके थोड़ा सा तबसरा कीजिएगा। एक अदालत ने वजीर आजम को कहा कि लाइन हाजिर हो जाएं, तो इस बारे में कुछ बताइएगा। और जो इंटरव्यू देने वाले हैं, इस दबाव के तहत जो इंटरव्यू आ रहे हैं, और उसके ऊपर तो फिर हमारा पूरा मुआशरा चहम गोइयां कर रहा है और बातें कर रहा है, और इंटरव्यू के ऊपर इंटरव्यू हो रहे हैं। जी नहीं, ये कौन सी अदालत ने वज़ीर आज़म को कहा है कि जो लाइन हाजिर हो जाए? इस्लामाबाद की या किसी अदालत ने खबर ये आई है। पता ये नहीं कहा कि आप लाइन हाजिर हो जाए। उसने वज़ीर आज़म को, निगरान वज़ीर आज़म को तलब किया है। अच्छा, लाइन हाजिर होना और तलब होने में बहुत बड़ा फर्क है। चले। बात यह है कि एक ऐसा मुकदमा है जिसके अंदर 55 तलबा जो है बलोचिस्तान के वो गायब है, उनका चालान पेश नहीं किया जा रहा। अब तक 22 मुकदमात की मतलब पेशियां पड़ चुकी हैं हाई कोर्ट के अंदर, और 22 के अंदर कोई जो दादोशुमार पेश किए जाते हैं, जो चालान की बजाय जो कुछ आगे बात को टालने वाली बातें जो है वो की जाती हैं, नाकामी का इतराफ किया जाता है, जिसके ऊपर अदालत ने आज गुस्से का इजहार किया कि भाई 22 दफा हम यहाँ बैठ चुके हैं, हर दफा हम एक ही स्टोरी सुन लेते हैं, जो जिस चीज का असल मुकदमा है वो बात आप नहीं बताते कि बंदे कहाँ हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर कहा कि भाई आप तो भी छोटे अफसर हैं, आप हमारे साथ तावन नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि रियासत के सरबराह को हम फिर बुला लेते हैं, और क्योंकि जिम्मेदार वो है कि वो बताए कि भाई ये बंदे कहाँ गायब है। तो उन्होंने ऐसे रियासत के सरबराह के निगरान वजीर आजम, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, इन सबको जो है वो उन्होंने अगली तारीख में, शायद 29 तारीख है, उसके ऊपर बुला लिया है। तो ये आखिर मतलब मजबूर होके अदालत को ये कदम उठाना पड़ा है। उससे पहले उन्होंने चाहा था कि भाई नॉर्मल तरीके से, जो नॉर्मल प्रोसीजर अदालतों में चलते हैं, उसी तरीक पर बात चलती रहे, चालान पेश हो जाए और उसके बाद हम बात को आगे लेके चले। लेकिन क्योंकि उन्हें नाकामी हुई है, इसलिए उन्होंने ये आखिर ऐसा कदम उठा दिया है। जी, जो इंटरव्यू आजकल हो रहे हैं, खबर मानिका का एक तहलका खेज इंकशाफात से भरा हुआ इंटरव्यू है। बहुत सारे नाकदीन कहते हैं कि ये जाली इंटरव्यू, जाली से मतलब कि 90% उन्होंने झूठ बोला है। तो एक दो बातें सच हैं, तो इस बारे में बताइएगा। देखें, अगर इस मामले का आप पूरे तौर पर जायजा लें तो ये कहानी जो है 3 अफराद के किरदार से मुतालिक है, और एक दो घरों की, कह लें कि 2 घरों की ये कहानी है, जिसमें पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह चस्का ले रहा है, और एड़ियां ऊंची कर कर के 4 दीवारी के अंदर झांकना जो है, ये चूरन बेचने वाले साफियों का काम है। मैं चूरन फरोश साफी नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं प्रोफेशनल साफी नहीं, मेरा इससे रोजगार वाबस्ता नहीं है। मैंने सहाफत घर से सीखी है, जहाँ इंसानी तकद्दुस का ख्याल रखने को अवलियत हासिल रही है। जो लोग इमरान को रुसवा करने के दरपे हैं, ये उनका और उनके कारिंदों का काम है। कोई साफी उससे ये नहीं पूछता कि जब घर टूट रहा था उस वक्त मानिका साहब ने ये शोर क्यों नहीं मचाया। अब जो शोर मचाने का मतलब है कि वो भी उन लोगों के में हिस्सेदार बन रहे हैं जो लोग इमरान खान साहब को हर तरह से रुसवा करना चाहते हैं। इससे ज्यादा इस कहानी में से निकलेगा कुछ नहीं। ये 4 दिन का शोरगुल है टीवी के ऊपर, और उसके बाद फिर रूटीन की बात आ जाएगी। जी, क्योंकि तहरीक ये इस इंटरव्यू को छोड़ भी दें, अगर जिस तरह आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, समझा दिया, लेकिन बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनके इंटरव्यू आ रहे हैं। चले वो तो हम घर की बात तो नहीं है, लेकिन वो भी इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब हमारे साथ ये करवाते थे। इंसाफ के वो रहनुमा जो प्रेशर में आके अब तरीके इंसाफ से अलग हो रहे हैं, वो लोग ये बातें कर रहे होंगे, तो उन्होंने भी तो उनको हिस्सा डालने के, उनको खुश कर रहे हैं कि ना उनको यकीन दहानी दिलानी है
जिन लोगों ने उनको प्रेशराइज किया कि आप तहरीक इंसाफ से अलग इख्तियार कर लें, तो वो उनको मुतमईन करने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आप बात का पूरे तौर पर जायजा लेना इस बात का, उसमें कहानी क्या है। 3 अफराद की कहानी है और कुछ भी नहीं है। और ऐसा पाकिस्तान के अंदर रोज हो रहा। या तो आप कहें कि पाकिस्तान का पहला वाकया है। सोसाइटी में ऐसे इस किस्म के वाकयात आम मतलब अखबारों में पढ़ने को मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि मकसद इमरान खान को इस वक्त हर तरफ से बेदस्तोबा करना है, तो इसलिए इस कहानी को उछाला जा रहा है। तो टूट जाएंगे इमरान खान इस आखिरी इंटरव्यू से, या अभी वो डटे रहेंगे? देखें, कोई इमरान खान को तोड़ना नहीं चाहता। अच्छा, इमरान खान को वो बैकग्राउंड में भेजना चाहते हैं, बस से पर्दा चला जाए जी। इमरान खान, ये अगलों की ख्वाहिश है। अगर उसको सजा देना लोगों का ख्याल होता स्टैब्लिशमेंट का, या तो फिर अब तक उसको सजा हो चुकी होती। लेकिन अभी तक ना तो चालान पेश किए जाते हैं, साइबर का मुकदमा भी चल रहा है, घड़ी बेचने का मुकदमा, उसमें कौन सी ऐसी मसला है जो घड़ी बेचने के मुकदमे की समाप्त नहीं शुरू होती है अदालत के अंदर। मकसद ये है ही नहीं सजा देना, मकसद ये है कि उसको सबक सिखाना है कि भाई हम तुझे लेकर आए थे, हमने तुझे सियासतदान बनाया, तूने हमें ही आंखें निकाली, तो अब तुझे हम हमेशा के लिए सियासत से बाहर करना चाहते हैं। ये वो कहानी है जिसके पीछे ये सारा मामला जो है वो चल रहा है। पसे पर्दा से मतलब आपका वहीं रह के पाकिस्तान में, या उनको कहेंगे कि चले जाएं जाके 2-4 साल के लिए एग्रीमेंट कर? वो बाहर रहे, मुल्क में रहे, वो सियासत छोड़ दें। अच्छा। सियासी बयान देना बंद कर दें, ये अगले चाहते हैं। उस पर आखिर किसी न किसी रिजल्ट पे आने के बाद मुमकिन है कि अगले इलेक्शन में होने के बाद जो है ये मामला जो है ठंडा पड़ जाए, और फिर इमरान खान साहब के पास जब कुछ होगा, जब सीटें नहीं होगी 4 भी, तो फिर चुप करके बैठ जाएंगे। तो अदालत ये नज़ारा देख रही है, उनके इर्द गिर्द ये हो रहा है कि इस तरह का दबाव डाला जा रहा है, तो अदालत सो मोटो एक्शन ले सकेगी? देखिए, सो मोटो एक्शन इन बातों पर नहीं लिया जाता। कहीं कानून की ऐसी बड़ी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही इसमें, या ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी ऐसी बड़ी हो रही हो। जो कुछ हो रहा है उसको हम 100% क्लियर तो नहीं कह सकते कि साफ मामला है, लेकिन यह है कि अदालत के सामने जब मामला आएंगे तभी वो उनको क्लियर कर सकती है। खुद नोटिस लेना, उसमें भी पाबंदी लगी है कि भाई 3 जजों का मिलके खुद नोटिस ले सकते हैं, अकेला वो नहीं ले सकता। मैं नहीं समझता कि इमरान खान के लिए कोई खुद नोटिस लेगा। जो उन्होंने धरना दिया था, उससे जो उन्होंने अपने आप की जो पढ़ा लिखा तबका कह लें या कानूनदान कह लें तबका, या अदालतों के साथ जो उन्होंने रवैया रखा, उसकी वजह से मैं नहीं समझता कि ये, हाँ उन्होंने धरना में जो कुछ कार्रवाई की थी जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया, वो उस किस्म की कार्रवाइयां ना की हुई होती फौज के साथ मिलकर, तो मुमकिन है इस वक्त कोई उनको हमदर्द मिल जाता। उनको हमदर्द ना मिलने की बड़ी वजह यही है कानून के दायरे के अंदर कि भाई उन्होंने जो धरने के अंदर रवैया अख्तियार किया था, उसकी वजह से कोई अदालत उनको मदद करने को तैयार नहीं है। अदालत ने एक मदद कहते हैं कि यार रिलीफ मिला, साइफर केस वो अब जेल में नहीं होगा या फिर ओपन होगा, अगर जेल में भी होगा तो वहां सबकी मिलते रहेंगे, इससे इन बातों से कोई मसला हल तो नहीं होगा ना। तो अच्छा, हाँ, इमरान खान आके ऐलान कर दे कि हाँ मैं सियासत से आउट होता हूँ, मैं 5 साल सियासत नहीं करूंगा, जिस नवाज शरीफ साहब ने किया 10 साल का मुआहदा कि मैं 10 साल सियासत नहीं करूंगा, ये भी कह दे कोई ऐसी बात, तो फिर मुमकिन है उसकी भी जान छोड़ जाए। लेकिन 2 दूसरे साथी भी अभी तक डटे हुए हैं, वो कोई हिकमत अमली है या उनके ऊपर भी कुछ ये बैड काओ गुड काओ का कुरैशी साहब और परवेज लाई, ये दोनों बुजुर्ग सियासतदान अभी डटे हुए हैं? देखें, परवेज लाई साहब के साथ यही मामला है। परवेज लाई वाले भी गुजरात से बाहर, उनको कोई नहीं पूछता। उनको भी जो लीग बनवाई गई थी उस वक्त, किंग्स लीग कहते थे, किंग पार्टी बनाई गई थी शुजात साहब और परवेज लाई के मार्फत, उसमें भी उस वक्त जिन लोगों ने बनवाई थी वो भी एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे, और उन्होंने इनको आगे रखा, उन्होंने विद्यालय भी बनवाया इनको, और उन्हीं को इन्होंने जब उन्होंने कहा कि आप पीछे हट जाएं, शौकत साहब वो जो शुजात साहब फौरन पीछे हट गए,
शुजात शाह का बेटा पीछे हट गया, ये बाप बेटा तो ये अड़े दोनों मुंह सिलाई हो रही है, और वो वही सबक जो इमरान खान को सिखाया जा रहा है वही इनको सिखाया जा रहा है। और कुरैशी साहब के साथ मसला ये, कुरैशी साहब उन लोगों में से थे, क्योंकि बाहर इंटेलिजेंस की इतला तो होती है अपनी कि भाई ये इमरान खान को शह देने वालों में शामिल थे, जो कहते थे भिड़ जाओ फौज के साथ, कोई हर्ज नहीं, इसलिए वो भी इस शिकंजे में आए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे आलमी सतह पर। आलमी सतह पर यह बताइएगा कि कुछ जंग बंदी हुई है 3-4 दिन के लिए, कोई कैदियों का लेना देना होगा, तो इस बारे में कोई खबर है, या जर्मनी के बारे में कोई खबर बताना चाहते हैं? देख लें, जो जंग बंदी अखीर जंग बंदी होनी थी जिसके लिए, लेकिन ये है कि जंग बंदी उस वक्त हुई है जब उन्होंने पूरी तरह अस्पतालों पर भी कब्जा कर लिया, अस्पतालों के अंदर भी फौज घुसा ली, जो वो साउथ का इलाका है वो भी उन्होंने जनूबी इलाका खाली करा लिया सारा गजा से। अब उसके बाद जंग बंदी हो तो वो फिलिस्तीन को तो उसको इतना फायदा नहीं होगा, और अब ये है कि भाई बंदे जो है 30-35 हजार बंदा जो वहां पर जख्मी पड़ा हुआ है, और जिसके लिए अस्पताल भी अब अवेलेबल नहीं है, अस्पताल भी उन्होंने दवा कर दिए, तो उसके बाद अब कोई चारा बाकी नहीं रहा फलस्तीनियों के पास। इसलिए अब वो अपने उनके फौजी भी उनको वापस जो सिविलियन उन्होंने पकड़े हुए हैं 50-55 वो भी वो इसराइल को दे रहे हैं, और जंगबंदी पर मजबूर हो रहे हैं ताकि वहां पे कुछ अमन के हालात हो। लोग जो बीमार पड़े हुए हैं अस्पतालों के अंदर कैफियत से महरूम है, उनका इलाज वगैरह जो है दोबारा हो सके। तो क्योंकि हमें कल नॉर्वे से खबर मिली थी कि उनकी हुकूमत या उनका जो अदारा है कुछ मुहाजिरीन को लेके आएगा, कोई यूरोपीय यूनियन या ये हमारे जो बड़े मुल्क हैं जर्मनी भी शामिल है, तो ऐसे हमदर्दी रखते हैं कि खुद वहां से मुहाजिरीन को जो लुटे पुटे हैं लेके आए? देखें, यूरोपीय यूनियन तो अभी इस तरफ नहीं आया, और ना ही जर्मनी की ये पॉलिसी नजर आती है कि वो इस वक्त लोगों को लेगा, क्योंकि वो अंडर बर्डन है। बार बार वो कह रहे हैं कि हम अंडर बर्डन है यहाँ पे। अभी भी जो कोलन की मस्जिद जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इन्होंने बहुत पैसा दिया था जर्मन हुकूमत ने, वहां पर तालिबान का जो वजीर खुराक है वो वहां देखा गया, पाया गया, और वो ये करती है जो उनके निगरान है उस मस्जिद के, टर्किश की कंपनी तिब्बत वाले, वो कहते हैं कि भाई हमने इतला दी थी गवर्नमेंट को, लेकिन जर्मन गवर्नमेंट ये कहती है कि इसका गलत इस्तेमाल किया गया, और वहाँ सियासी तकरीरें हुई हैं, सियासी नाराबाजी हुई है, और ये हम अलाउ नहीं कर सकते कि तालिबान का वजीर खुराक वहाँ कैसे पहुंच गया। अच्छा, तो उनको तो वीजा किसने इशू किया? अच्छा, तो उसके बारे में पूरी तहकीकात जर्मन गवर्नमेंट कर रही है, और बड़ा सख्त नोटिस ले रही है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये किसी दूसरे शेंगन मुल्क का वीजा लेकर आया था, और उस वीजे पे जर्मनी में आके इसने ये कोलन की मस्जिद का गलत इस्तेमाल किया है। तो वो इस मामले में जर्मन पॉलिसी बड़ी सख्त है, और ना ही वो अफगानियों को ले रहे हैं, ना किसी किस्म की रियायत दे रहे हैं, और ना ही वो फलस्तीन की तरफ को ऐसी हमदर्दाना रवैये रखे हुए हैं। तो जिस तरह भी आपने बताया, वो ये मस्जिद इन्होंने खुद बनवाई, वो किसी कम्युनिटी को इन्होंने सुपुर्द कर दी थी, या किसी हुकूमत को, या उन्होंने टर्की की गवर्नमेंट ने और जर्मन हुकूमत ने मिलकर, जर्मन हुकूमत की ख्वाहिश ये थी कि तमाम मुसलमान मुल्क मिलके जो है इसमें पैसा डालें, और फिर यहाँ एक बड़ा सेंटर, इस्लामिक सेंटर जो बनाया जाए, लेकिन उस पर कोई इत्तेफाक नहीं हो सका था। तो बहरहाल टर्की ने उसमें काफी पैसा दिया, टर्किश की तंजीमों ने भी, टर्किश हुकूमत ने भी, और वो 6-7 मिलियन से ऊपर खर्चा हुआ था, वो मैं 16 मिलियन हुआ था, वो जर्मन गवर्नमेंट ने उसके अंदर पूरा खर्चा किया था। उसमें दुकानें, मार्केटें वगैरह बना के दी गई हैं नीचे, ताकि मस्जिद का खर्चा जो है वो निकलता रहे। लेकिन उस पर गवर्नमेंट ने पता, अब यही साबित हो रहा है कि पूरी तरह निगाह रखी हुई है कि वहाँ की एक्टिविटीज क्या है, जो तालिबान का बनावा गया है उस पर पूरी एहतियात कर रहा है। क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि वो सरकारी मेहमान नहीं है, बल्कि यहाँ तक किया है कि वो किसी और एयरपोर्ट को क्रॉस करके जर्मनी में दाखिल हुए हैं, तो अब कोई एक्शन लेगी? बाद दफा नाराजगी का इजहार किया जाता है, तो क्या एक्शन होता है? गवर्नमेंट ने कल बड़ा सख्त बयान दिया है, दाखिला ने उनका कि हम इसको बड़ा सीरियस मामले को ले रहे हैं, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि ये क्यों यार किन लोगों से इसका राब्ता है, क्यों यहाँ पे अफगान तालिबान जो है उनके हमदर्द यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अभी आपने टर्किश का नाम लिया, आखिर में बता दीजिएगा कि टर्किश के सदर यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कम्युनिटी है उनकी,
تو وہ کچھ لے دے کے گئے ہیں, کیا کر کے گئے ہیں, کچھ سرکاری سطح پہ آئے تھے وہ؟ دیکھیں ان کا دورہ جو ہے کوئی ایسی خاص اہمیت جرمنی نے ان کو نہیں دی. اچھا, نہ کوئی ایسی ہیڈ لائنز لگی ہیں یہاں پہ, نہ ان کی کوئی گفتگو جو ہے وہ زیادہ ہے. جو اندازے کیے بتائے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بھئی جب ٹرکی 2016 سے ترکی کے اور جرمنی کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہیں, چل رہے ہیں. اچھا, اس وقت 2016 میں جرمنی نے بہت بڑی رقم ان کو دی تھی ترکش حکومت کو, ارغگان کو, کہ بھئی جو شپس کے اوپر لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں, لوگ ادھر سے آتے ہیں وہ یونان سے, وہ ٹرکی ان کو روک لے اور ان کو یورپ نہ آنے دے. بعد میں 2 سال تک اس نے عمل کیا اس کے اوپر, بعض پھر اس نے اوپن کر دیا اور وہ سارا پیسہ جو تھا وہ کھا پی کے, اور اس کے بعد سے تعلقات ان کے خراب تھے. اب پھر دوبارہ ان کو یہ امکان پیدا ہو رہا ہے کہ یہ فلسطینی وغیرہ جو ہے یہ ٹرکش کے راستے دوبارہ یورپ آنے کی فکر نہ کریں. تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بلا کے تو اس پر گفت و شنید کی گئی ہے کہ بھئی ترکی جو ہے وہ دوبارہ ہمارے ساتھ تعاون کرے, لوگوں کو یورپ نہ آنے دے. اس قسم کی بات جو ہے وہ سننے میں آ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اردگان جو ہے اسی پڑا ہوا ہے کہ مجھے یورپی یونین کا جو ہے پہلے ممبر بنایا جائے, تو تب میں ان باتوں کی طرف جو ہے کان دھروں گا. بہت شکریہ, کیونکہ آپ سفر میں ہیں تو آپ نے ہمیں ایک بہت اچھا تبصرہ دیا. ناظرین, یہ تھے ہمارے عرفان خان صاحب جو بتا رہے تھے عالمی حالات اور پاکستان کے حالات کہ کس طرح وہاں ہو رہی ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ہمارے یہ واٹس ایپ ہیں, اس پہ ہمیں آپ میسج کریں, ہم آپ کے تبصرے, آپ کے پیغام پوری دنیا میں پہنچائیں گے. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.